दोस्तों, आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं हमारे शहर के जाने माने एमडी रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर पीयूष श्रीवास्तव सर से, जिन्होंने 2004 में प्रखर डायग्नोस्टिक सेंटर की शुरुआत की और तभी से लोगों को निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं डॉक्टर पीयूष श्रीवास्तव जी के माध्यम से आज हमारे शहर को मिल रही हैं। अपने सौम्य व्यवहार के कारण भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आइए उनसे आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों, डॉक्टर पीयूष श्रीवास्तव सर हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे दर्शक आपको सुन पा रहे हैं। लोगों को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, आपसे मिलने के लिए नंबर लगाना पड़ता है, पर ये बहुत अच्छी बात है हम आपसे इस तरह से बातचीत कर पा रहे हैं। तो सर, सबसे पहले हम बहुत कम शब्दों में आपकी अब तक की जीवन यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा जन्म खिलचीपुर नामक एक गांव में हुआ था। मेरे पापा वहाँ पोस्टेड थे। इसके बाद फिर मेरे फादर का ट्रांसफ़र सलामतपुर में हुआ। मैं सलामतपुर में आया। 6th क्लास तक सलामतपुर में छोटे से बालवाड़ी स्कूल में मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई। इसके बाद फिर हम लोग विदिशा शिफ्ट हुए। पापा को लगा कि अब बच्चा बड़ा हो रहा है, इसको शायद कुछ अच्छे स्कूल की ज़रूरत है, तो विदिशा में हमें लेकर आए। यहाँ पर सरस्वती शिशु मंदिर में मैंने 7th और 8th क्लास करी। इसके बाद फिर जैन स्कूल में 12th क्लास तक पढ़ाई करी। फिर पीएमटी की परीक्षा दी, उसमें उत्तीर्ण होके गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से MBBS और फिर गांधी मेडिकल भोपाल से ही MD रेडियो डायग्नोसिस में डिग्री ली। इसके बाद मैं बॉम्बे गया, 6 महीने की फेलोशिप KEM हॉस्पिटल और 6 महीने जसलोक हॉस्पिटल मुंबई से करके फिर वापस अपने होम प्लेस विदिशा आया और यहाँ पर अपना डायग्नोस्टिक सेंटर स्टार्ट किया। सर, प्रखर डायग्नोस्टिक सेंटर जो है, जहाँ तक हमें पता है, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड से लेकर MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर जैसे प्रोसीजर किए जाते हैं। 2004 से लोगों को आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लोग भी एक तरह से आपसे कनेक्ट हो पाए हैं, एक विश्वास लोगों का बना है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी तक के क्या अनुभव रहे हैं और किन किन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा, कैसे चीज़ों को आपने प्रॉपर्ली मैनेज किया। मैं जब शुरू में विदिशा आया था तब यहाँ पर हर रविवार को भोपाल से मैडम आती थी जो आकर सोनोग्राफी करती थी, और विदिशा के वासियों को तकलीफ़ होती थी, वो 7 दिन इंतज़ार करते थे। इसके बाद वो सोनोग्राफी कराते थे, मैडम उनकी सोनोग्राफी करती थी, रिपोर्ट मिलती थी, फिर वो डॉक्टर्स को बताते थे। इस बीच में कई बार कुछ मरीज़ों को भोपाल जाना पड़ता था क्योंकि उनका मर्ज़ इतना सीरियस होता था कि वो 6 दिन इंतज़ार नहीं कर सकते थे। जैसे किसी को सोमवार को तकलीफ़ हुई तो संडे तक वो इंतज़ार नहीं कर पाता था। तो ये सोचकर मेरे को लगा कि यहाँ मेरा जो होम टाउन है, यहाँ ज़रूरी है कि यहाँ पर एक सोनोग्राफी का सेंटर हो और जिसमें विदिशा के लोगों को ये सुविधा तुरंत उपलब्ध हो। तो मैंने सन 2004 में यहाँ पर सोनोग्राफी सेंटर शुरू करा। 5 साल तक सोनोग्राफी सेंटर ही था। इसके बाद मैं कुछ डॉक्टर्स के संपर्क में आया जो जहाँ पर नर्सिंग होम रन कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि कभी एक्सटेंट होते हैं विदिशा सांची रोड पर या कहीं पर भी, उसमें कुछ मरीजों के दिमाग में खून जम जाता है, किसी को अंदरूनी को चोट पहुँच जाती है और हम लोगों को इस बात का पता नहीं चलता क्योंकि ये चीज़ सोनोग्राफी नहीं बता सकती। इस चीज़ के लिए CT स्कैन जैसी सुविधाएँ होना भी ज़रूरी है। उनकी बातों को सुनकर मुझे लगा कि हाँ, मेरे शहर को एक और सुविधा देना ज़रूरी है। तो CT स्कैन फिर मैं लेकर आया। CT स्कैन के मशीन में अपन को मरीजों के ब्रेन में अगर कोई हेमरेज है, उनको गंभीर चोट है, उसका पता लगा सकते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे और मशीनें इकट्ठी करी। जब मैं सोनोग्राफी करता था तो विदिशा में स्टोन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, पथरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मरीजों को निकलती थी। फिर मैंने उसके बारे में पता करा तो सोनोग्राफी से एसोसिएट ESWL करके एक मशीन होती है जिसमें बिना किसी ऑपरेशन के स्टोन को बारीक कणों में तोड़ा जाता है, वो मशीन इस्टेब्लिश करी। इसके बाद धीरे धीरे करके मुझे जैसे जैसे मेरे सीनियर्स गाइड करते गए कि MRI की सुविधा भी विदिशा में होना चाहिए क्योंकि वही एक मशीन बची थी इसके बाद जो यहाँ नहीं थी। तो फिर अभी 4 साल पहले मैंने MRI की मशीन भी लगा दी। तो मैं विदिशा में डायग्नोस्टिक से रिलेटेड सारी सुविधाएँ विदिशा वासियों को दे पा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स, डिलीवरी के पहले किसी को भी ये बताना कि महिला के गर्भ में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की, पूरी तरह गैर कानूनी है। पर कई केसेस आपके सामने आते होंगे ऐसे कि लोग जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम कितना ही बात कर लें सर जेंडर इक्वालिटी की, समानता है लड़का लड़की में, पर समाज का एक तबका ऐसा है जो अभी इन सब चीज़ों से नहीं निकल पाया है।
तो कई केसेस आपके सामने आए होंगे, तो कैसे आपने सिचुएशन को हैंडल करते हैं और कैसे लोगों को समझाते हैं? जब मैंने शुरू में अपना सोनोग्राफी सेंटर स्टार्ट करा था उस समय ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। उस समय शायद अवेयरनेस कम थी या लड़कियों की एक्सेप्टेंस कम थी। सन 2005 से 2010 के बीच में हर तीसरी चौथी महिला अपने गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में ये जानने की इच्छुक रहती थी कि क्या है। पर अभी फ़िलहाल के सिनेरियो में मैं देख रहा हूँ कि हार्डली मंथ में केवल एक आधी ऐसा मरीज़ आता है जो इस तरह की बातें करता है। या तो उनको इस बात की अवेयरनेस हो गई है कि गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा इसमें स्ट्रिक्ट है और ऐसा पूछने पर भी सज़ा हो सकती है। जगह जगह हमने जहाँ जैसे सेंटर में कोई घुसता है उससे लेकर जब तक वो मेरे पास सोनोग्राफी के लिए आता है, हिंदी और इंग्लिश में जगह जगह ये लिखवा रखा है कि भ्रूण लिंग परीक्षण गैरकानूनी है और इसमें गंभीर परिणाम होंगे अगर आपने इस तरह की बातें किसी से पूछने की कोशिश करी। तो अब काफ़ी टाइम से ऐसा बहुत कम होता है कि कोई पूछ रहा है। अगर हाँ पहले काफ़ी पूछते थे और जब वो पूछते थे तो मैं उनको यही समझाता था कि लड़के और लड़की एक जैसे हैं और इस बारे में मुझसे आप बात मत करिए, ये गैरकानूनी है और सामाजिक रूप से भी ये ठीक नहीं है। और ये सुनकर भी अच्छा नहीं लगता था कि क्यों जानना चाह रहे हैं। सर, हेल्थ से रिलेटेड कोई टिप्स जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना के बाद से सर हेल्थ को लेके लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हुए हैं और ये सभी लोग बहुत अच्छे से जान गए हैं कि सेहत का अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो हमारे ऊपर भारी पड़ सकता है। सुबह जल्दी उठना सबसे महत्वपूर्ण बात है। सुबह 5 से 6 बजे के बीच उठकर 1 घंटा कम से कम अपने शरीर को देना चाहिए। उसमें व्यायाम, योगा, कसरत, वॉकिंग ये सब शामिल करके ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर एक प्रॉपर टाइम करना ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है सुबह का योगा, जिसमें सुबह जल्दी उठने वाला हमेशा ही स्वस्थ रहेगा। साथ में जंक फूड ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर जंक फूड के बहुत शौकीन हो तो भी सप्ताह में एक बार जंक फूड सफिशिएंट है। इसके अलावा बाकी अपना नियमित रूप से अपनी जांच कराना चाहिए। किसी भी चीज़ को अवॉइड नहीं करना है। नियमित रूप से आपके जो फैमिली डॉक्टर हैं उनके यहाँ विजिट करते रहना चाहिए। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान सोनोग्राफी कब कब करानी चाहिए, क्योंकि कई लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कभी भी आ जाते हैं, तो किस तरह का शेड्यूल रहता है वो हम आपसे जानना चाहेंगे। प्रेगनेंसी के दौरान एक तो जैसे ही किसी भी गर्भवती महिला को ऐसा महसूस होता है कि वो प्रेग्नेंट है, उसे तुरंत ही अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि उसकी जिस पहले दिन से प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है उसी दिन से प्रेगनेंसी का ध्यान रखना 9 महीने तक आवश्यक होता है। जहाँ तक सोनोग्राफी की बात है, प्रेगनेंसी में पहली सोनोग्राफी 1.5 महीने से 2 महीने के बीच में होती है, जिसमें ये देखा जाता है कि बच्चा गर्भ में बच्चेदानी के अंदर ही है, प्रॉपर जगह है और उसकी धड़कन आ गई क्या। दूसरी सोनोग्राफी उसकी 3 महीने पर होती है, जिसे हम NBMD स्कैन कहते हैं, जिसमें डाउन सिंड्रोम तो नहीं है उसकी जांच करते हैं, बच्चे में और कोई सिंड्रोमिक बीमारियां, विषमताएं तो नहीं है उसका पता लगाते हैं। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट सोनोग्राफी होती है टारगेट स्कैन, जिसको एनोमली स्कैन कहते हैं, जो 18 सप्ताह से 20 सप्ताह के बीच की जाती है। और उसमें बच्चे में किसी भी प्रकार की विषमता होती है जिससे बच्चे को आगे रखना गर्भवती महिला के लिए या बच्चे के लिए ठीक नहीं है, तो उसको आगे गर्भ अपन आगे कंटिन्यू ना करें, इसके लिए भी संविधान में प्रॉपर प्रोविज़न है। क्योंकि भारतीय संविधान में ऐसा बताया गया है, ऐसा उल्लेख है कि 20 सप्ताह के बाद आप गर्भ नहीं गिरा सकते और केवल विशेष परिस्थिति में कोर्ट ही ऑर्डर करे तो ही गर्भ समाप्त किया जा सकता है। पर 20 सप्ताह के पहले अगर सोनोग्राफी में ये विषमता पता पड़ती है तो आसानी से डॉक्टर के थ्रू गर्भ को गिराया जा सकता है। तो वो सोनोग्राफी बहुत ज़रूरी है। वह कराने के बाद फिर एक सोनोग्राफी 32 वीक के अराउंड होती है, जब 7वां महीना चल रहा होता है, और एक डिलीवरी के ठीक 2 सप्ताह पहले अपने डॉक्टर की परामर्श के अनुसार सोनोग्राफी करानी चाहिए। कोरोना के टाइम का एक्सपीरियंस हम आपसे जानना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता होगा आपके लिए भी, क्योंकि पूरे टाइम आप PPE किट पहनकर काम कर रहे हैं, तो किस तरह का अनुभव आपका रहा वो जानना चाहेंगे। कोरोना काल का अनुभव बहुत ही मतलब इस टाइप का अनुभव था जिसको मैं बहुत ज़्यादा याद नहीं करना चाहता, क्योंकि उस समय सब लोग डरे हुए थे। कोरोना के बारे में किसी को गाइडलाइन नहीं पता थी, किसी को उसका इलाज नहीं पता था, ये नहीं पता था कि कोरोना एग्जैक्टली क्या है। इटली और फ्रांस में मॉर्टिलिटी बहुत ज़्यादा थी, फॉर्चुनेटली इंडिया में इतनी नहीं थी, मगर शुरुआत में जब कोरोना आया था तो लोगों के मन में डर ज़्यादा था उसको लेके, और सब लोग डरे हुए थे। गाइडलाइन के हिसाब से पूरे 10, 12, 15 घंटे PPE किट पहनकर ही काम करना होता था।
तो पूरी पीपीई किट के अंदर सारे कपड़े गीले हो जाते थे पसीने में, मगर उसका डर इतना था कि हम पीपीई किट नहीं उतारते थे और हर पेशेंट के बाद ग्लव्स चेंज करना और हर पेशेंट को स्क्रीनिंग करना। तो वो कोरोना काल निकल गया, मगर कोरोना काल था बहुत कठिन। हमारी युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, खासकर वो बच्चे जो डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं? युवा पीढ़ी को मेरा संदेश यही है कि वो अपना पूरा ध्यान केवल अपने अच्छा करने के ऊपर ही लगाएं। अगर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो केवल ये सोचें कि उन्हें अच्छा काम करना है, वो इस डायरेक्शन में बिल्कुल ना सोचें कि उन्हें कितनी अर्निंग करना है। थोड़ा सा जज्बा समाज सेवा का भी अपने अंदर रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि अच्छा काम और जिस काम के लिए आप चार्ज कर रहे हो, अगर वो है अच्छे से कर रहे हो तो उससे बड़ी समाज सेवा कुछ भी नहीं है। अगर हर इंसान जिस चीज़ में वो जो काम कर रहा है अगर वो अच्छे से करे तो एक्चुअली में किसी भी समस्या की नींव ही पैदा नहीं होगी। गवर्नमेंट ने हर सेक्टर में हर चीज़ हर समस्या के लिए कुछ ना कुछ लोगों को अपॉइंट कर रखा है। समस्याएं वहीं से पैदा होती हैं जहां वो लोग अपना काम प्रॉपर वे में नहीं करते। तो यही युवा पीढ़ी किसी भी डायरेक्शन में जाए, वो डॉक्टर बने या इंजीनियर हो या ठेकेदारी करे या बिल्डिंग बनाए, पर वो काम ईमानदारी से करे। ईमानदारी से काम करना ही सबसे बड़ी समाज सेवा है। सर, एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया और यही शुभकामनाएं हमारी कि इसी तरह आप लोगों को अपनी सेवाएं देते रहें ताउम्र। थैंक यू सो मच।